Hello everyone, welcome to our channel Pon Physics. Our today's topic is hysteresis curve. आज हम यहाँ पर hysteresis curve के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले hysteresis का मीनिंग क्या होता है? hysteresis का मतलब क्या है? मतलब एक टाइप से कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ साथ पीछे पीछे जब चलती है तो उस फिनोमेना का नाम होता है हिस्टेरेसिस का, मतलब लैग बिहाइंड, मतलब उसके पीछे चलना, किसी क्वांटिटी का एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के पीछे पीछे चलना कहलाता है हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस का जो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं मैग्नेटिज्म के अंदर स्टडी कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, हमने डाया पैरा और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में, क्यूरी लॉ के बारे में डिस्कस किया था। तो आज उसी से रिलेटेड है ये हिस्टेरेसिस कर्व। हिस्टेरेसिस कर्व क्या है? मान लीजिए आपके पास जो हमने बताया कि जितना आप उसको मैग्नेटाइज करने की कोशिश करते हो, जितना आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स ज़्यादा अप्लाई करते हो इन केस ऑफ पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जितना ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग फोर्स ज़्यादा होगा उतनी उसकी मैग्नेटाइज होने की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई के। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जितनी अमाउंट में आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाओगे उतने अमाउंट में आई भी बढ़ता जाएगा। दूसरा एक और हमें फैक्टर पता लगा कि जो उसकी इंटेंसिटी जो मैग्नेटाइजेशन की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? आपके पास टेम्परेचर की, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये दो फैक्टर हमें पता चले। अब थोड़ा सा इसी से ही आगे, इसी को थोड़ा सा डिटेल में हम फर्दर समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात तो ठीक है कि जितना हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करते हैं उतनी अमाउंट में उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है वो भी बढ़ती जाती है, उसकी मैग्नेटाइज होने की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है पैरा या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। लेकिन वो बढ़ती किस वे में है, हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि जो वेरिएशन जो आएगा एच का आई के साथ वो कैसा आएगा। तो वो हमारे पास जो वेरिएशन जो आएगा वो एक कर्व की फॉर्म में हमारे पास आता है, वही कर्व हमें यहाँ पर स्टडी करनी है, उसी कर्व को हम नाम देते हैं हिस्टेरेसिस कर्व। इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझना इसको। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए आपके पास कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, आपके पास कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, जैसे आयरन है, स्टील है, निकल है, कोबाल्ट है, कोई भी एक सब्सटेंस ले लीजिए। उस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर आपने एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, या हम कहें आपने इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। जैसे आपके पास इस सोलनॉइड है, इस सोलनॉइड के अंदर आपने कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया। मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई आयरन, निकल, कोबाल्ट कुछ भी रख दिया, और इस सोलनॉइड में से करंट पास हो रहा था। तो करंट पास हो रहा था, आई करंट पास हो रहा था। तो अब क्या हो रहा था, अब आप इस आई को इंक्रीज करेंगे तो उसके साथ साथ एच की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। एच मतलब मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो जितना ज्यादा यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग फोर्स होगा उतनी उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी ज्यादा होगी, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई की, ये हमें पता है। अब ये बात ठीक है कि जितने अमाउंट में एच बढ़ेगा उसके साथ साथ आई भी बढ़ता है, लेकिन वो बढ़ता किस वे में उस चीज को समझिए। तो देखिए यहां पर हम प्लॉट कर रहे हैं, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर की साइड है आपके पास अप्लाइड मैग्नेटिक फोर्स, या हम कहें सिंपली मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच, ये ओरिजिन। इधर की साइड है आपके पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई। ओके, तो यहां से हम क्या देखते हैं, जितनी अमाउंट में आप एच को बढ़ाते जाओगे, जितने अमाउंट में आप एच को बढ़ाते जाओगे उतनी अमाउंट में उसकी मैग्नेटाइज होने की इंटेंसिटी भी आपकी उतनी उसकी ज्यादा होगी। लेकिन बढ़ती किस वे में उस चीज को जरा समझिए। जैसे जैसे आप एच को बढ़ाओगे आई भी बढ़ता जाएगा, ये बात ठीक है, एच के साथ साथ आई भी बढ़ता जाता है, लेकिन वो बढ़ता किस टाइप से? इस टाइप से बढ़ता है, ऐसे ऐसे। ओके, तो यहां तक हमें क्या दिख रहा है, ये एच जितनी अमाउंट में एच बढ़ा उतनी अमाउंट में आई भी बढ़ा। जैसे ये आपके पास पॉइंट है ए, ये पॉइंट है आपके पास बी, तो ओ से लेकर ए तक आपने एच को बढ़ाया तो उतने अमाउंट में ओ टू बी इंटेंसिटी जो है ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो भी बढ़ रहा है। उसके बाद क्या हुआ, ए के बाद हम क्या देख रहे हैं, आप चाहे कितनी भी अमाउंट में यहां से मैग्नेटाइजिंग फोर्स को बढ़ा लीजिए, लेकिन आई अब नहीं बढ़ेगा, आई जो सैचुरेट हो गया। मतलब जितना आपने स्टार्टिंग में जैसे 1 एम्पियर करंट फ्लो कराया, 2, 5, 10, 20, तो उसकी मैग्नेटाइजिंग फोर्स उतना ही ज्यादा, जितना में ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फोर्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी उतनी ही ज्यादा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा, जैसे ये मान लीजिए किसी टाइम पे आपके पास वैल्यू होगी 500 एम्पियर पर मीटर। ओके, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है, अलॉय के लिए, आयरन के लिए, निकल कोबाल्ट, सब के लिए अलग अलग होती है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट के ऊपर आप चाहे कितना मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद वो उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पे वो जो है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं इससे आगे आप चाहे कितना मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ा लीजिए, अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नहीं बढ़ रही है।
एक पॉइंट पे जाकर के सैचुरेट हो गई, कांस्टेंट हो गई। ओके, तो ये बात तो ठीक है, जैसे H बढ़ा वैसे वैसे I बढ़ा। अब हम ये देखना चाह रहे हैं जब हम इस मैग्नेटाइजिंग फोर्स को कम करेंगे तो उस केस में क्या होगा। ध्यान से सुनिए इस चीज को। जब हम इस मैग्नेटाइजिंग फोर्स को कम करेंगे, मतलब ये आपके पास स्विच जो था इसको अब आपने ओपन छोड़ दिया। पहले इसमें से करंट पास हो रहा था, ठीक है। अब आपने इस स्विच को ओपन कर दिया, ओपन किया आपने, इस करंट को धीरे धीरे कम करना शुरू किया तो H भी कम होगा तो I भी कम होगा, ठीक है। लेकिन I कम होगा, लेकिन किस वे में कम होगा उस चीज को जरा ध्यान से समझिए इस चीज को। जैसे जैसे अब आप H को डिक्रीज करते जाओगे, वैसे वैसे I भी डिक्रीज होता जाएगा, ओके। जैसे जैसे आप H को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे I भी, H को डिक्रीज करोगे वैसे वैसे I भी डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे आपने H को डिक्रीज किया I भी इंक्रीज हुआ। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, आपने H को जीरो कर दिया, लेकिन I जीरो नहीं हुआ। आपने मैग्नेटाइजिंग फोर्स की वैल्यू जीरो कर दी, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुआ। वहां पर अभी भी उसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रेजेंट है। हमारे अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू जो हम करते आ रहे हैं कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, ये बात ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग H घट रहा है तो I भी घटना चाहिए, घट तो रहा है। लेकिन H जब आपने जीरो कर दिया, उस केस में भी उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुई। अभी भी उसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रेजेंट है। जो हम मैग्नेट्स जो बनाते हैं, परमानेंट मैग्नेट जो हम बनाते हैं, जैसे इसके अंदर सोलेनोइड के अंदर हम सॉफ्ट आयरन डाल देते हैं, तो इसको यहाँ से सप्लाई देते हैं, मतलब मैग्नेटाइजिंग फोर्स देते हैं, ये मैग्नेटाइज हो जाता है। इसको बंद कर देते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो जब बाहर निकालते हैं तो हमने तो इसको सप्लाई को बंद कर दिया, सप्लाई नहीं दे रहे। लेकिन जब हम निकालते हैं उस टाइम पे वो एक्ट्स एज ए मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। वो आयरन जो है क्यों करने लग जाता है? क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिज्म बच जाता है। अभी भी उसके अंदर मैग्नेटिज्म बचा हुआ है, ओके। तो आगे समझ में, जब हमने H को जीरो कर दिया, I जीरो नहीं हुआ, ये कुछ ना कुछ बच गया। इसको जैसे मैं नाम देता हूं O टू D जो है, इसी को हम नाम देते हैं रिटेंटिविटी या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। मैग्नेटाइजिंग फोर्स को जीरो करने के बाद भी उसकी इंटेंसिटी जीरो नहीं हुई, कुछ ना कुछ उसका मैग्नेटिज्म बच गया। उसी मैग्नेटिज्म को हम नाम देते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या रिटेंटिविटी, ओके। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहे तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द वैल्यू ऑफ रिटेंटिविटी को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रिटेंटिविटी, द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल कौन सा होगा? या तो मोस्टली फेरो यूज कर सकते हैं आप, पैरा भी यूज कर सकते हैं, पैरा या फेरो में से, लेकिन हम मोस्टली यूज करते हैं फेरो को। व्हेन द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, व्हेन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज जीरो। जिस टाइम पे मैग्नेटाइजिंग फोर्स की वैल्यू जीरो है, उस टाइम पे जो आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो देखने को मिलता है, उसी को हम नाम देते हैं रिटेंटिविटी या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। इंपॉर्टेंट टर्म है रिटेंटिविटी। एक और टर्म आएगी कोरेसिविटी। ये दो इसके अंदर इंपॉर्टेंट टर्म आती है। आगे मीनिंग समझ में रिटेंटिविटी का, ओके। अब हो गया जीरो। अब मैं आपसे कहता हूं, अब इसको रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई कीजिए। रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करने का मतलब, पहले जो करंट फ्लो कर रहा था वो ऐसे फ्लो कर रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो भी आ रही थी आपके पास नॉर्थ टू साउथ, इस केस में मैग्नेटाइजिंग फील्ड की। अब क्या होगा, इसको रिवर्स करो। रिवर्स करने का मतलब बैटरी की जो हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल उनको चेंज कर दीजिए टर्मिनल का। अब ऐसे करंट को फ्लो कराइए, तो ऐसे करंट को फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। पहले जैसे मान लीजिए किसी टाइम पे नॉर्थ की तरह काम कर रहा था, ये साउथ की जगह तरह काम कर रहा था, अब ये नॉर्थ की तरह काम करेगा, अब ये साउथ की तरह काम करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट, तो अपोजिट हो गया मतलब पहले जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था या हमका मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रहा था, उससे अगेंस्ट डायरेक्शन में अब ये मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रहा है। तो हमने अब ये दिखाया इसके लिए नेगेटिव।
अब आपने नेगेटिव डायरेक्शन में मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, मैग्नेटाइजिंग फोर्स को अप्लाई किया, तब क्या देखने को मिलेगा, इस चीज को ध्यान से समझिए। उस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे जैसे आप इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स को बढ़ाते जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे या एक वैल्यू ऐसी आएगी मैग्नेटाइजिंग फोर्स की जिस वैल्यू के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाएगा। हो गया जीरो इस केस में। यहां पर आप देखोगे इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो गई जीरो। ये आपके पास पहले इतनी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन थी इसकी जब एच जीरो था उस केस में, तो इसको आपने जीरो किया, यहां पर आकर के इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितनी है, जीरो। जीरो है, कैसे हुई जीरो, जब आपने उसके अगेंस्ट में मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई किया उस केस में। तो आपको इतना जो है मैग्नेटाइजिंग फोर्स उसके अगेंस्ट अप्लाई करना पड़ेगा उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को जीरो करने के लिए। इसी को हम नाम देते हैं कोरेसिविटी का। ये जो आपके पास वैल्यू जो आई, जैसे इसको मैं नाम देता हूं ओई। ओई जितना भी है आपके पास, जितने भी अमाउंट में है 10 टेस्ला, 5 टेस्ला, 0.1 टेस्ला, इसको हम नाम देते हैं कोरेसिविटी का। कोरेसिविटी, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, जरा इसको समझिए पहले। जैसे आपने क्या किया, स्टार्टिंग में आपने क्या किया, एक आपने कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया था, जैसे आपने आयरन लिया, आयरन को जो आपने इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा, जैसे जैसे मैग्नेटाइजिंग फोर्स को अप्लाई किया, बढ़ाया, वैसे वैसे उसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में इंक्रीज हुई। एक टाइम ऐसा है जहां पर जाकर के वो कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट होने के बाद फिर हमने क्या किया, उसको और आगे बढ़ाने का तो कोई फायदा नहीं। अब हमने क्या किया, उसको बंद करके देखा, बंद कर दिया, सप्लाई को बंद कर दिया, तो एक पॉइंट ऐसा मिला, सप्लाई तो जीरो हो गई, मैग्नेटाइजिंग फोर्स तो जीरो हो गया, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुई। इसको हम नाम देते हैं रिटेंटिविटी या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का। फिर हमने क्या किया, अगेंस्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई किया। अगेंस्ट डायरेक्शन में जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो उस केस में हमने क्या देखा कि जो उसका जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो था वो जीरो हो गया किसी एक पॉइंट के ऊपर जाकर के, किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर। जैसे आपके पास मैग्नेट थी, सॉरी जैसे आपके पास आयरन था, जब आयरन को आपने इसको मैग्नेटाइज करके बाहर निकाला तो कुछ मैग्नेटिज्म बच गया था, ये एक्ट एज एन मैग्नेट की तरह काम कर रहा था। अब इस वापस इस मैग्नेट को आप इस जो आपके पास आयरन जो मैग्नेट बन गया था, इसको इसके अंदर रखो, इसके अंदर ही रखो, और अगेंस्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड या करंट की सप्लाई को अपोजिट कर दीजिए, पहले से अपोजिट। तो पहले से अपोजिट करोगे तो थोड़े मैग्नेटिक फील्ड ये अप्लाई करने के बाद हम क्या देखेंगे, ये फिर से एक आयरन बन जाएगा, मैग्नेट की तरह न रह करके आयरन बन जाता है। तो इस जितनी आपको वैल्यू अप्लाई करनी पड़ती है उसको फिर से आयरन बनाने के लिए, उसी को हम नाम देते हैं कोरेसिविटी का। ओके, तो कोरेसिविटी अगर हम डिफाइन करना चाहे तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। कोरेसिविटी जो हमारे पास टर्म आई है इसको डिफाइन कर लेते हैं। कोरेसिविटी, to reduce the intensity of magnetization is equal to zero. Intensity of magnetization is equal to zero when magnetizing force is applied in the opposite direction. In the opposite direction, then the value of H is known as, it's called its coercivity. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को जीरो करने के लिए, इस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को जीरो करने के लिए जितनी आपको मैग्नेटाइजिंग फोर्स की वैल्यू वहां पर अप्लाई करनी पड़ती है उसी को ही हम नाम देते हैं कोरेसिविटी का, ओई। ठीक है, ओई आपके पास कोरेसिविटी है, ओडी आपके पास क्या था, रिटेंटिविटी या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। अब आगे बात करते हैं, ये तो यहां तक हो गया। अब एक पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट पर ऊपर जाकर के आपके पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो हो गया। अब मैं कहता हूं और बढ़ाओ, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में इसको करंट और दो, करंट और दोगे तो आप क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ा रहे हो, मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाओगे तो फिर से क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ती जाएगी, इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है वो फिर से बढ़ती जाएगी, बढ़ गई, जितना बढ़ना था। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फिर से कांस्टेंट हो गई। यहाँ पर अगेंस्ट डायरेक्शन में ये फिर से इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होती चली जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर जाकर के ये कांस्टेंट अगेंस्ट डायरेक्शन। ओके, अब मैं फिर से कहता हूं, फिर से मैग्नेटाइजिंग फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कीजिए,
मतलब पहले ये डायरेक्शन थी, अब फिर से अपोजिट कर दीजिए इस टाइप से। इस टाइप से अपोजिट करोगे, मतलब आप इसको अपोजिट करने से पहले आप इसको डिक्रीज कीजिए, 0 पे पहुंचाइए। अभी अपोजिट नहीं करना, अभी बंद कीजिए, 0 पे पहुंचाइए। तो जैसे जैसे आप इसको 0 पे पहुंचाओगे वैसे वैसे फिर से यहां पर आपने h को तो 0 कर दिया, आपने h को तो 0 कर दिया, लेकिन फिर भी यहां पर अभी कुछ ना कुछ जो है वो मैग्नेटिज्म बच गया। इसको हम बोलते हैं फिर से वही इंटेंसिव रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या रिटेंटिविटी। ये जो आपके पास बचा है इसको थोड़ा सा इसी के सिमिलर कर देता हूं, ऐसे जैसे OF जो है वो अगेन आपके पास क्या है, रिटेंटिविटी है। अब इसको 0 करने के लिए फिर से आपको अगेंस्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगेंस्ट डायरेक्शन फिर से मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करोगे, तो ये आपने अप्लाई किया, इस पॉइंट के ऊपर जाकर के इंटेंसिटी 0 हो गई। ये फिर से आपके पास जो वैल्यू आएगी OG, अगेन दैट इज कोरेसिविटी। इस इंटेंसिव मैग्नेटाइजेशन या इस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को 0 करने के लिए आपको जितनी मैग्नेटाइजिंग फोर्स की वैल्यू अप्लाई करनी पड़ेगी उसी को हम नाम दे रहे हैं कोरेसिविटी का। फिर से आगे आप इसको बढ़ाओगे, फिर से ये बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो इस टाइप की कर्व जो है, कुछ इस टाइप की कर्व जो हमारे पास आ जाती है, थोड़ी ठीक ठाक नहीं बनी, मैं थोड़ा ठीक बना देता हूं इसको। ओके, अब ठीक है। तो ये जो कर्व जो आई है, इसी कर्व को हम नाम देते हैं हिस्टैरिसीस कर्व का। यही कर्व है आपके पास, हिस्टैरिसीस कर्व। हिस्टैरिसीस का मतलब वही पीछे पीछे चलना। तो यहाँ पर आई जो है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है वो एच के पीछे पीछे चल रही है, एच के पीछे पीछे चल रही है, इसलिए इसका नाम है हिस्टैरिसीस। और इस टाइप की कर्व आपको देखने को मिलती है ड्यूरिंग साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जब आप किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को मैग्नेटाइज करने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम पे जो उसकी साइक्लिक ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है उस टाइप पे आपको ये कर्व देखने को मिलती है। इसी को हम नाम देते हैं हिस्टैरिसीस कर्व का। ओके, तो यहां से अगर मैं अब अलग अलग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए अगर कर्व ड्रा करना चाहूं तो देखिए मैं यहां पर ड्रा कर रहा हूं आयरन और स्टील के लिए। तो उनमें डिफरेंस देखिए क्या देखने को मिलेगा उनकी रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी के अंदर। इधर H इधर I, ओके। और सेकंड वन इज, ये है आपके पास फर्स्ट हिस्टैरिसीस कर्व, ये आपके पास है स्टील के लिए, एंड दैट इज सेकंड हिस्टैरिसीस कर्व। दैट इज फॉर सॉफ्ट आयरन। तो जब आप सॉफ्ट आयरन को उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तब आपको कुछ ऐसी कर्व देखने को मिलती है जो मैंने आपको ये ब्लू कलर से जो दिखाई है, ऐसी कर्व इस टाइप से। और जब आप स्टील को साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन के अंदर लेकर के जाते हैं, मतलब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, पहले एक डायरेक्शन में, फिर 0 करते हैं, फिर अपोजिट डायरेक्शन में, फिर 0 करते हैं, फिर दूसरी डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। तो ऐसी कर्व आपको देखने को मिलती है अलग अलग के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। अलग अलग टाइप के आपको कर्व जो है, हिस्टैरिसीस कर्व जो है देखने को मिलती है, मतलब उसके अंदर जो फिनोमेना जो है I और H का सबके लिए अलग अलग। तो ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करें कि यहां पर किसकी रिटेंटिविटी ज्यादा है और किसकी कोरेसिविटी ज्यादा है, या किसकी रिटेंटिविटी कम है, किसकी कोरेसिविटी कम है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्टील के लिए। तो स्टील के लिए जो मैंने पॉइंट लिखा, जैसे ये आपके पास O है, ये पॉइंट आपके पास A है, तो O to A जो है वो स्टील के लिए आपके पास रिटेंटिविटी है, रिटेंटिविटी फॉर स्टील। और अगर हम आयरन के लिए बात करें तो आयरन के लिए आपके पास यहां तक है O to A डैश, इतना रिटेंटिविटी है, इतनी आपके पास रिटेंटिविटी है फॉर आयरन। आयरन की रिटेंटिविटी ज्यादा है। रिटेंटिविटी ज्यादा होने का क्या मतलब है, आपने उसके मैग्नेटाइजिंग फोर्स की वैल्यू 0 कर दी, लेकिन फिर भी वहां पर उसके अंदर मैग्नेटिज्म बचा हुआ है, फिर भी वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, कहने का मतलब ये है। अब हम बात करें कोरेसिविटी की। कोरेसिविटी अगर हम देखते हैं तो आपको कोरेसिविटी जो है, कोरेसिविटी फॉर स्टील कितना है, आप किसी भी डायरेक्शन में देख सकते हो, इधर भी देख सकते हो या इधर भी देख सकते हो, सेम। अब कोरेसिविटी देखिए स्टील के लिए, ये स्टील के लिए हमारे पास
स्टील के लिए जो कोरेसिविटी है, जैसे इसको मैं नाम दे रहा हूं बी का, इतना O2B, ये आपके पास कोरेसिविटी फॉर स्टील। और आयरन के लिए मैं नाम दे रहा हूं इसको B डैश का, तो O2B डैश, दैट इज कोरेसिविटी फॉर सॉफ्ट आयरन। तो किसके लिए ज्यादा है कोरेसिविटी? कोरेसिविटी जो ज्यादा है वो स्टील के लिए ज्यादा है और आयरन के लिए कम है। आयरन के लिए लो है और स्टील के लिए हाई है। और अगर हम बात करें रिटेंटिविटी की, तो रिटेंटिविटी जो स्टील के लिए कम है और आयरन के लिए ज्यादा है, हाई है। तो अलग अलग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए आपको अलग अलग हिस्टैसिस कर्व देखने को मिलती है। अलग अलग हिस्टैसिस कर्व देखने का मतलब अलग अलग रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी आपको देखने को मिलती है। ओके, अब इसके अंदर एक टर्म और आती है, एनर्जी लॉस ड्यू टू हिस्टैसिस। एनर्जी लॉस या एनर्जी डिसिपेशन ड्यू टू हिस्टेरिसिस। एनर्जी लॉस का क्या मीनिंग है? हिस्टेरिसिस मतलब जो अभी हम यहाँ साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो हमने किया, जब आप किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो किस टाइप का हमें देखने को मिलती है कर्व, वो हिस्टेरिसिस कर्व है। तो जब आप किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को ड्यूरिंग साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब जब आप उसको मैग्नेटाइज करने की कोशिश करते हो, फिनोमेना जो आप चेक करते हो, बढ़ाते घटाते हो, तो हमारे पास जो कर्व जो आई, हिस्टेरिसिस कर्व जो आई, कुछ इस टाइप की कर्व हमारे पास आई। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, हमें यहाँ पर एनर्जी लॉस देखने को मिलता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस का मतलब क्या है? वही फिनोमेना, जो कंप्लीट फिनोमेना जो है, जब आप किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को ड्यूरिंग साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जो आप उसका मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाते हो, उसके साथ जो भी इंटेंसिटी का उसके पीछे पीछे चलना, वो आपके पास हिस्टेरिसिस है। तो इस फिनोमेना में एनर्जी का लॉस होता है, उसी को हम नाम देते हैं एनर्जी लॉस ड्यू टू हिस्टेरिसिस। एनर्जी का लॉस कैसे होता है? जैसे हम जो फिनोमेना जो करते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे आपके पास कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है, जो हमने अकॉर्डिंग टू डोमेन थ्योरी एक्सप्लेन किया था, वो आपके पास किसकी फॉर्म में अलाइन होते हैं? डोमेन की तरह वो वहां पर ग्रुप बना करके प्रेजेंट होते हैं, कोई एक डायरेक्शन में, कोई ऐसे, मतलब पूरे ग्रुप्स को जो हम दिखाते हैं ऐसे इस टाइप से कुछ। तो यहाँ पर जब आप उसके ऊपर मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, हमें पता है उसका नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो नहीं है। जब तक हमने मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई नहीं किया तब भी उसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, लेकिन कम होता है, जिसकी वजह से अब जब हम उसको नेट डाइपोल मोमेंट को जब हम बढ़ाना चाह रहे हैं, उसको जब हम मैग्नेटाइजेशन, जब उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एच को जब हम बढ़ाते हैं, तो एच को जब हम बढ़ाते हैं तो क्या करता है, वो इन सभी को एक डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है। जो ग्रुप बना करके बैठे हुए थे यहाँ पर, 10 इस डायरेक्शन में थे, 10 इस डायरेक्शन में, 10 इस डायरेक्शन, 10 इस डायरेक्शन में, तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया वो इनको क्या करेगा, एक डायरेक्शन में अलाइन करेगा, इन सभी को एक डायरेक्शन में अलाइन करेगा, अलाइन कर देगा एक डायरेक्शन के अंदर। तो इनको अलाइन करने में एक डायरेक्शन में वहां पर कुछ एनर्जी जो है, ये इसको एनर्जी की फॉर्म में, जो फोर्स जो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, वो इनको अलाइन कर रहा है। अलाइन तो कर रहा है, लेकिन अलाइन जो ये घूम रहे हैं ना, जैसे ये जो ऐसे, जैसे ऐसे प्रेजेंट था, तो ये घूमेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, घूम करके ऐसे जाएगा, या कोई ऐसे था वो घूम करके ऐसे जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ये मोशन करते हैं, घूमने का मतलब जो डायपोल्स जो है, डायपोल मतलब सिंपल एटम्स, एटम जब मोशन जब करते हैं, तो मोशन की वजह से वहां पर एनर्जी, हीट ड्यू टू मोशन वहां पर हीट एनर्जी जो आपको देखने को मिलती है उस सब्सटेंस के अंदर, जो एनर्जी जो है वो हम किसी और दूसरी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, मतलब वो एक तरीके से हमारे लिए वेस्ट हो गई। मतलब वहां पर इनके मोशन की वजह से जब ये मूव करते हैं, तो वहां पर एनर्जी जो है हमारे लिए काम की नहीं है, वो उसको मैग्नेटाइज करने के लिए यूज नहीं हो रही है। अगर इतनी एनर्जी बच जाए तो आपको कम मैग्नेटाइजिंग फोर्स देना पड़ेगा, लेकिन वो कुछ एनर्जी उसको अलाइन करने के लिए भी चाहिए। तो अलाइन करने की वजह से जिस टाइम पे वो मूव करने लगते हैं, एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो ड्यू टू मोशन कर रहे हैं, किसकी वजह से मोशन कर रहे हैं, जो हमने बाहर से जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई किया उसकी वजह से उसे एनर्जी मिल रही है। तो मोशन की वजह से वहां पर हमारी एनर्जी का लॉस हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं एनर्जी लॉस ड्यू टू हिस्टेरिसिस। ओके, अब होता कितना एनर्जी लॉस, तो सीधा जो भी आपके पास हिस्टेरिसिस कर्व आई है उसका एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। इस लूप का जो आपके पास, ये जो लूप जो आई है, IH लूप,
दैट इज आई, इधर एच। ये आपके पास जो लूप जो आई है हिस्टैरिसीस कर्व, जैसे हम नाम दे रहे हैं, इस कर्व का एरिया फाइंड आउट कर लीजिए, वही हमारे पास सीधा सीधा एनर्जी लॉस होगा। एनर्जी लॉस, एरिया ऑफ आई एच लूप, एरिया ऑफ आई एच लूप, यही आपके पास क्या होगा, एनर्जी लॉस, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ आई एच लूप पर साइकिल, एक साइकिल के लिए। जैसे आपने एक बार इसको एक साइकिल के अंदर लेकर के गए हैं, एक बार मैग्नेटाइजिंग फोर्स को बढ़ाया, फिर जीरो किया, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में किया, फिर ऐसे वापस वहीं पहुंच गए, तो पर साइकिल के लिए जो एनर्जी लॉस होगा वो सीधा सीधा इस लूप का एरिया होगा। तो इस लूप का एरिया फाइंड आउट कर लीजिए, वही आपके पास एनर्जी लॉस होगा, सीधा सीधा इतना ही। ओके, तो ये हमारे पास होता है एनर्जी लॉस ड्यू टू हिस्टैरिसीस या थ्रू साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कुछ भी नाम देना चाहे वो आप दे सकते हैं। अब इन प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर जो हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में अभी हम स्टडी कर रहे हैं, ड्यू टू ये हिस्टैरिसीस, साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, सारी चीजें, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर हम कुछ एक यूजेस स्टडी करेंगे फेरोमैग्नेट्स के, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के। तो देखिए हमारे पास क्या है इसके यूजेस, अब इस चीज को समझिए। यूजेज ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का जो हम यूज जो करते हैं वो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए और ट्रांसफॉर्मर कोर बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स, for making electromagnets, for transformer core। ओके, तो देखिए जो सबसे पहले जो हम परमानेंट मैग्नेट जो बनाते हैं, अब हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस तो बहुत है, आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, अलॉय है इनके, आयरन निकल कोबाल्ट के, वो सारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। तो इन सब्सटेंसेस को बनाने के लिए, परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ट्रांसफॉर्मर कोर को बनाने के लिए क्या हम इन सभी सब्सटेंसेस का यूज कर सकते हैं या कुछ स्पेशल कंडीशन है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम किस सब्सटेंस का यूज करते हैं। तो देखिए परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हमारे पास जो कोरेसिविटी जो है, जो आपके पास कोरेसिविटी की जो वैल्यू जो है वो आपके पास ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। कोरेसिविटी जो है हाई होनी चाहिए, रिटेंटिविटी भले ही कम हो लेकिन कोरेसिविटी उसके लिए आपके पास ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए रिटेंटिविटी जो है उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की वो हाई होनी चाहिए। कोरेसिविटी लो हाई कोई बात नहीं, लेकिन रिटेंटिविटी हाई से हाई होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मर कोर बनाने के लिए एनर्जी लॉस जो है ड्यू टू हिस्टैरिसीस, एनर्जी लॉस ड्यू टू हिस्टैरिसीस, मतलब जब आप उसको साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन के थ्रू लेकर के जाओगे उस टाइम पे जो एनर्जी लॉस होगा वो कम से कम होना चाहिए, मिनिमम लो कम से कम होना चाहिए। तो ये कंडीशन होती है हमारे पास। तो हम आपसे पूछता हूं कि आपके पास दो मटेरियल है, एक सॉफ्ट आयरन है, एक स्टील है, तो आप सॉफ्ट आयरन और स्टील में से किसका यूज करोगे परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए और ट्रांसफॉर्मर कोर बनाने के लिए। तो जैसे मैं आपके पास सबसे पहले इन दोनों के लिए मैं लूप बना देता हूं, IH लूप, या मैं कौन सीधा सीधा हिस्टैरिसीस कर्व बना देता हूं, इधर I इधर H। तो ये आपके पास स्टील के लिए, दैट इज फॉर स्टील, and that is for soft iron। ये आपके पास सॉफ्ट आयरन के लिए। तो मैं आपसे पूछता हूं आप किसको यूज करोगे परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। तो मैंने क्या कहा, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए उस मटेरियल की कोरेसिविटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो इसमें से कोरेसिविटी सबसे ज्यादा किसकी है, स्टील की। स्टील की कोरेसिविटी ज्यादा है, आयरन की कम है। भले यहाँ पर स्टील की रिटेंटिविटी कम है कोई बात नहीं, लेकिन उसकी कोरेसिविटी हाई होनी चाहिए।
कोरेसिविटी उसकी हाई होनी चाहिए। मतलब आपने उसको एक बार मैग्नेटाइज करके बाहर निकाल लिया, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप उसको डीमैग्नेटाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको लार्ज अमाउंट में उसके अगेंस्ट मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। कोरेसिविटी का मतलब ये है। तो जिन मटेरियल की कोरेसिविटी हाई होती है उनका हम यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। तो इसके लिए हम किसका मटेरियल का यूज करते हैं? स्टील का यूज करते हैं। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? स्टील का। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए रिटेंटिविटी हाई होनी चाहिए। रिटेंटिविटी जो है वो हाई होनी चाहिए। तो रिटेंटिविटी हाई होनी चाहिए। तो रिटेंटिविटी किसकी हाई है? सॉफ्ट आयरन की। तो सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी हाई है, भले ही कोरेसिविटी कम है, भले ही कोरेसिविटी जो है वो कम है, तो कोई बात नहीं, रिटेंटिविटी की सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा रिटेंटिविटी होनी चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन का फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। सॉफ्ट आयरन का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। पहले इनमें कंफ्यूज मत हो, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है? जब तक उसके अंदर करंट पास होगा वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, तो उसकी रिटेंटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही अच्छा है। परमानेंट मैग्नेट जब आप उसको बाहर निकाल लेते हो तो लॉन्ग टाइम तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करनी चाहिए, उसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। तो लॉन्ग टाइम तक वो मैग्नेट की तरह तभी बिहेव करेगी जब यहाँ पर उसका ये कोरेसिविटी हाई होगी। तो इसलिए हम स्टील का यूज करते हैं, इसमें हम सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्मर कोर। ट्रांसफॉर्मर हमारे पास क्या होता है? जो आपके पास जैसे आप ट्रांसफॉर्मर जो हम यूज करते हैं हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। जो हमारे घरों में जो सप्लाई जो आ रही है, तो जो जैसे जो बिजली की जो टंकी जो है आप बोलते हैं वो ट्रांसफॉर्मर होती है। जो सप्लाई जो आती है वो 11,000 वोल्ट की या जितने की भी आते हैं अप्रोक्सीमेटली 11,000 वोल्ट की सप्लाई आती है। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट की सप्लाई आती है। तो जो ट्रांसफॉर्मर जो है उस 11,000 वोल्ट की सप्लाई को 220 वोल्ट की सप्लाई में कन्वर्ट करके हमारे घर में भेजता है, हमारे तक पहुंचाता है। तो ट्रांसफॉर्मर का जो यूज किया जाता है वो वोल्टेज को कम करने के लिए भी यूज किया जाता है और हाई करने के लिए भी यूज किया जाता है। दोनों ही केसेस में हम उसका यूज कर सकते हैं। एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो वोल्टेज को कम करता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जो वोल्टेज को हाई करता है। तो हमारे घरों के पास जो ट्रांसफॉर्मर लगे हुए होते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होते हैं, और जो आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है, वहां पर जो ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होते हैं। तो अब बात करें ट्रांसफॉर्मर कोर, उसके अंदर जो कोर जो यूज की जाती है वो किसकी यूज करेंगे? तो उसको यूज करने के लिए उसके अंदर एनर्जी का लॉस कम से कम होना चाहिए। अगर एनर्जी का लॉस ज्यादा हो गया तो आपको वहां पर बहुत ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, बिजली बना वहां पर आपको ट्रांसफॉर्मर के लिए आपको लार्ज अमाउंट में आपको मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए वहां पर कम से कम एनर्जी का लॉस जिस मटेरियल के अंदर देखने को मिलता है ड्यूरिंग हिस्टेसिस या साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, उसका हम यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर बनाने के लिए। तो इसके लिए जो सुटेबल मटेरियल जो हमारे पास वो क्या है? सॉफ्ट आयरन। क्योंकि इसके अंदर जो एनर्जी का जो लॉस आप देखोगे, एनर्जी का लॉस मतलब सीधा सीधा एरिया ऑफ IH लूप। इसका एरिया ये है, इतना सा है बस। ये एरिया जो आप फाइंड आउट करोगे वो इसके लिए एरिया आएगा, यही एरिया एनर्जी लॉस के इक्वल होगा। इसके लिए आप एरिया फाइंड आउट करोगे तो इसके लिए इतना एरिया आएगा स्टील के लिए। तो दिख रहा है स्टील के लिए जो एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा मतलब इसके अंदर एनर्जी का लॉस भी ज्यादा होगा ड्यूरिंग हिस्टेरिसिस। इसलिए हम स्टील का यूज नहीं करते हैं। ट्रांसफॉर्मर बनाने के लिए हम यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन का। तो ट्रांसफॉर्मर बनाने के लिए हम यूज करते हैं आयरन का। ओके, तो ये था हमारे पास हिस्टेरिसिस से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।